Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि डेली अब एक टॉपिक लेंगे बस मेंस पर्सपेक्टिव से, जो अपकमिंग मेंस होने वाला है 8 जुलाई को। तो आज का वो टॉपिक है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एवरग्रीन टॉपिक है, आपको पता ही है। इंडियन पॉलिटी में इससे रिलेटेड अक्सर सवाल आ ही जाते हैं। तो दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिर फेडरलिज्म हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखिए, दिल्ली के अंदर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कंट्रोल को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। ये हमने ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मुझे लगता है 8-10 दिनों पहले दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने इनफैक्ट पूरे यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। सो द डिस्प्यूट ओवर whether the Lieutenant Governor or Chief Minister of Delhi would have powers over administrative services of Delhi. This matter was taken to Supreme Court. आपको पता है, हमने डिस्कस किया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के हक में आया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इवन इन द केस ऑफ दिल्ली, एंड इट सेड कि द दिल्ली गवर्नमेंट शुड एंजॉय पावर्स एट पार विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर मैटर लाइक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर, तो एंड लैंड ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें के अलावा हर मामले में किसी स्टेट गवर्नमेंट के पैरेलल के पावर होगी दिल्ली सरकार के पास, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे फेडरलिज्म का भी जिक्र किया था कि द आइडिया ऑफ और द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म मस्ट बी रेस्पेक्टेड। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ दिल्ली का कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिवर्स करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड नाउ एन ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस पास करके यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि द कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक नया सिस्टम होगा इन दिल्ली। कैसा होगा? देखिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है विथ हेल्प ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। दिस स्टैट्यूटरी बॉडी विल हैव 3 मेंबर्स, दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये रिकमेंडेशन देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के रिगार्डिंग ट्रांसफ़र, पोस्टिंग एंड विजिलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ दिल्ली। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ दिस स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड सेकेंड, दिस स्टैट्यूटरी बॉडी विल मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, एंड Delhi Chief Minister will not have any extraordinary power like veto power or something. The decision will be taken on the basis of majority. मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, इनफैक्ट डायरेक्टली जो अधिकार मिले थे दिल्ली सरकार को रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टिंग, विजिलेंस ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो सब कुछ छीन लिया भारत सरकार ने विथ हेल्प ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिल्ली गवर्नमेंट इज़ क्रिटिसाइजिंग दिस ऑर्डिनेंस। उन्होंने कहा है कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी रिवर्स कर दिया विथ हेल्प ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, एंड दिस ऑर्डिनेंस इज एन एंटी फेडरल प्रिंसिपल। इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू टेक अप द फेडरलिज्म टॉपिक टुडे, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू फेडरलिज्म। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जानते होंगे फेडरल एंड यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम के बीच का अंतर। फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन और द पीपल आर सुप्रीम, राइट। तो फेडरल सिस्टम में यूनियन गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती है। टेक्निकली यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज शेयरिंग पावर अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द पावर डिवीजन और द शेयरिंग ऑफ पावर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो थ्योरेटिकली इंडिया एंड यूएस बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the power is equally or not equally but power is divided between the union and the state government, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं central and the provincial governments. The power is divided. Even the provincial governments have well defined power, functions and jurisdiction, that is in federal government. इंडिया और यूएस के अंदर फेडरल प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस है। इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक यूनिटरी फीचर्स भी हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं यूनिटरी बायस वाला फेडरलिज्म इन इंडिया, जबकि यूएस के अंदर एक आप मान सकते हैं काफ़ी हद तक एन आइडियल फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। वहीं इसका ठीक विपरीत, फेडरल सिस्टम का ठीक विपरीत यूनिटरी सिस्टम होता है, वेयर ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट।
Even if there are state governments or provincial governments, their power functions are flowing from the central government only. यानी कि जो provincial government होती है, it does not have independent autonomous jurisdiction, power and functions. The provincial government's power, functions and jurisdiction flow from the central government only, and it completely depends upon the central government only. So it does not. आप कह सकते हैं कि the provincial governments are there, but they act as any department of the central government. They do not act in autonomous and independent manner. And this kind of government is known as, government system is known as unitary system, and this system is followed in countries like UK. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए तो इट इज़ नोन एज फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम बट विथ यूनिटरी बायस. देयर आर मैनी फीचर्स दैट टेंड्स टू ब्रिंग इंडिया क्लोज टू a unitary form of government, but at the same time technically or essentially it's a federal form of government with some unitary bias. So some of the federal features, we have dual government at the central as well as the state government. We have a constitution. जब संविधान लिखा हुआ है और संविधान के हिसाब से कई सारे पावर फंक्शंस डिवाइड किए हुए हैं, तो दैट इज़ वन बेसिस फॉर फेडरल फीचर. उसमें भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट लाइक यूके जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कन्वेंशन ही कॉन्स्टिट्यूशन है. तो जैसे ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, द पार्लियामेंट गेट्स एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पावर इन देयर हैंड्स. वट एवर अमेंडमेंट दे ब्रेक, दैट अमेंडमेंट इटसेल्फ बिकम्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना इंपॉर्टेंट होता है फेडरल फीचर के लिए, क्योंकि जब लिखित रूप पे लिखा रहेगा, दिया रहेगा द पावर फंक्शंस एंड जुरिडिक्शंस ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, देन यूनियन गवर्नमेंट वॉन्ट बी एबल टू इंक्रोच इनटू द पावर एंड फंक्शंस एंड जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. दैट इज वाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर फॉर फेडरलिज्म. जुडिशरी सुप्रीम, independent judiciary, not, you cannot call it supreme. In India we follow the principle of separation of power, division of power, but yes, judiciary is autonomous and independent. So that is how judiciary can perform its function of ensuring the autonomy and different power functions and jurisdictions of the state government. So if there is any conflict between the center and the state, it is original jurisdiction of the Supreme Court, and Supreme Court can resolve the matter even in the favor of state governments. Means before Supreme Court, state and central governments are more or less similar. Bicameralism, two houses. So you know the second house is known as Rajya Sabha, and its essential function is to give representation to the states at union level. उसको कहते ही है राज्य सभा. तो बाईकैमरलिज्म होना, राज्य सभा होना और अलग अलग स्टेट्स का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना, that itself is a feature of federalism, bicameralism feature in India. लेकिन उसमें कुछ हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कई सारे यूनिटरी बायस भी हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टू स्टेट्स. यू सी, हमारे देश के अंदर स्टेट्स की बाउंड्री कभी भी बदल दी जाती है. आपने देखा बिहार से झारखंड बना करके अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया. मीन्स द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया इज़ नॉट सैक्रोसैंक्ट, विच शुड बी इन केस ऑफ एन आइडियल एब्सोल्यूट फेडरल सिस्टम. जो यूएस के अंदर स्टेट के बाउंड्री जिस तरीके से यूनियन ऑल्टर नहीं कर सकता. इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं. इमरजेंसी के टाइम में यू सी मोस्ट ऑफ द पावर्स, इवन पावर फंक्शंस बिलोंगिंग टू द स्टेट लिस्ट गोज टू द यूनियन गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ हाउ इमरजेंसी के टाइम में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है पूरी तरह से यूनिटरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड गवर्नर का रोल इज़ वेरी मच डिस्प्यूटेड इन इंडिया. यू सी, गवर्नर इज़ हेड ऑफ द स्टेट्स, यानी कि हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बट गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इन मैनी केसेज इट हैज़ बीन सीन कि इफ़ the state government is from other political party as compared to the government at the central level, then in that case governor has been playing an obstructive role in functioning of the state government. Governor has been acting as an agent of the central government to obstruct the function of the state government. और इस तरीके से गवर्नर का जो पोजीशन है वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे के हाथ में पावर ला करके दे देता है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी. दो वी हैव फेडरल सिस्टम, दो वी हैव स्टेट लिस्ट, ये अल्टीमेट साइन कौन करता है? गवर्नर. स्टेट लिस्ट पे भी अगर कोई कानून बनता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा तो अल्टीमेट सिग्नेचर गवर्नर का है. एंड गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड पोस्ट. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली द पावर अल्टीमेटली गोज इनटू द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाया गवर्नर, एंड दैट मेक्स इट अ यूनिटरी बायस. तो ठीक है, हमारा देश का जो फेडरल सिस्टम है वो है फेडरल सिस्टम बट विथ अ फीचर ऑफ यूनिटरी
बायस। बात की जाए अगर फेडरलिज्म की, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो अगर हम देखें आज़ादी के बाद से 1969 तक मेनली, तो इंडिया के अंदर हम पाएंगे कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब है? वेयर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑपरेट विथ ईच अदर मेनली इन द इंटरेस्ट ऑफ public as well as national interest. तो cooperative federalism was the feature of Indian political system till 1969. 1969 तक कैसा था? हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम को हम कह सकते थे कांग्रेस सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे सेंटर में और स्टेट में दोनों ही जगहों पे कांग्रेस की ही सरकार थी ज़्यादातर जगहों पे। तो जब सेंटर में और स्टेट में हर जगह कांग्रेस की सरकार होगी तो नेचुरल सी बात है कि आपस में कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा। एंड दैट इज़ वाई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम टिल 1969 known by the name Congress system, where the governments at the union as well as the state governments were mostly from the Congress party. This system, Congress system, led to proper cooperation and coordination amongst the states and the central government, and that phase of Indian federalism is known as cooperative federalism. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आज भी कंटिन्यू होता है, ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। यू सी, स्टेट्स आर स्टिल कोऑपरेटिंग फॉर नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल जीएसटी रिफॉर्म्स लाए गए हमारे देश में 2017 में, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने रिस्पेक्टिव पावर ऑफ अप्लाइंग टैक्सेस को गिव अप करके एक जीएसटी काउंसिल बनाया, एंड नाउ दे कलेक्ट टैक्सेज इन अ कलेक्टिव मैनर एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्सेज आर कंसर्न्ड। इंटर लिंकेजेस ऑफ रिवर किए जा रहे हैं हमारे देश में, सो दैट कहीं देश में हमारे कहीं पे फ्लड का प्रॉब्लम है, कहीं पे ड्रॉट का प्रॉब्लम है, उसको मिल करके हम रिजॉल्व कर रहे हैं, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स। इंटर स्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काफ़ी हद तक 1969 तक था बिकॉज ऑफ कांग्रेस सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म खत्म हो गया है। आज भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रही है इन वन फॉर्म और द अदर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ न्यू काइंड ऑफ फेडरलिज्म हैज ऑल्सो इवॉल्व, जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या है कि स्टेट्स आर कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू डू बेटर एंड बेटर, इन ऑर्डर टू एंश्योर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। और ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, इसका मेनली राइज हुआ है बिकॉज ऑफ नीति आयोग। देखिए, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में मुख्यतः यही अंतर है। प्लानिंग कमीशन पॉलिसी बना करके स्टेट्स के ऊपर एक तरीके से यूनिफॉर्म मैनर में इम्प्लीमेंट करता था उन पॉलिसीज़ को। तो प्लानिंग कमीशन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर स्ट्रेट जैकेट फार्मूला, प्लानिंग कमीशन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स टॉप डाउन अप्रोच, और प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। और नीति आयोग सीधा सीधा पॉलिसी बना करके इम्प्लीमेंट नहीं कराता है स्टेट्स के ऊपर। नीति आयोग जो है स्टेट्स को एक डायरेक्शन में या एक तरह की पॉलिसीज़ लाने के लिए गाइड नहीं करता है। नीति आयोग सिंपली ट्राइज टू क्रिएट लॉट मेनी इंडेक्सेस इन ऑर्डर टू इंश्योर और इनकरेज कॉम्पिटिशन अमंग्स द स्टेट्स, सो दैट states themselves engage into healthy competition and try to improve their governance and administrative system. For example, नीति आयोग में you see नीति आयोग publishes several types of indexes, school education quality index, state health index, composite water management index, इस तरह के indexes publish करता है वो। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग निकालता है, HDI रैंकिंग निकालता है, स्टेट वाइज ease of doing business रैंकिंग निकालता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इनफैक्ट फाइनेंस कमीशन में भी आप देखो क्या किया है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। फाइनेंस कमीशन ने भी जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, यानी कि स्टेट्स के बीच में जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, उसमें उसने फॉरेस्ट एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इनकम डिस्टेंस, टैक्स एफर्ट्स, इन सबको बेसिस बनाया है। जो स्टेट जितना अच्छा इन एरियाज़ पे काम करेगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स डिवॉल्यूशन का जो शेयर है वो मिलेगा। सो दिस इज़ अनदर वे। 15th Finance Commission in its own way is trying to promote competitive federalism. Apart from 15th Finance Commission, Niti Aayog has been also working in order to promote competitive federalism. तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आखिर राइज क्यों कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस सिस्टम खत्म हो चुका है, देर इज़ राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। उसके अलावा LPG रिफॉर्म्स आ चुका है, सो देर इज़ अ राइज ऑफ मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे हैं अलग अलग स्टेट्स अपने अपने टेरिटरीज में। तो डिफरेंट स्टेट्स आर ट्राइंग टू हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन देयर ओन टेरिटरी, एंड दैट इज़ हाउ
देयर इज राइज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एंड नीति आयोग तो मैंने आपको बताया ही, नीति आयोग का काम ही है not to act as a regulator but to act as an assister. It assists different states in order to improve their governance and administrative system. और नीति आयोग has replaced planning commission, and Niti Aayog is assisting the states and trying to encourage competition amongst them, and that is how Niti Aayog is known for promoting competitive federalism. You see, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का यहाँ एग्जाम्पल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब अपने अपने स्टेट्स में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा आपको, 72 आवर्स में सारा का सारा क्लियरेंस मिलेगा, ताकि उनके स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। हाल फिलहाल में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने भी कई सारे रिफॉर्म्स लाए आसाम के अंदर, ताकि हमारे स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ competitive federalism, where different states are trying to have more and more investment in their own territories. But apart from cooperative federalism that was seen earlier, then rise of competitive federalism, one more type of federalism is being seen, जिसको हम लोग कह रहे हैं combative federalism. Combative federalism, where there is a confrontational mode between the center and the state government. Such kind of federal structure is known as combative federalism, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में एक तनाव का माहौल है, कन्फ्रंटेशन का माहौल है। सो कॉम्बैटिव फेडरलिज्म कहते हैं। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म के कई सारे एग्जाम्पल हाल फिलहाल में देखे जा सकते हैं। यू सी, जीएसटी कंपनसेशन इशू आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स बेसिक क्लास में भी मैंने पढ़ाया है कि जीएसटी में जब शॉर्टफॉल आया, जीएसटी में जब शॉर्टफॉल आया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि साल दर साल 14% का इंक्रीमेंट होगा इन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंपनसेट फॉर दैट शॉर्टफॉल। लेकिन कोरोना वाले साल में, पैंडेमिक ईयर में, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट फेस्ड दैट शॉर्टफॉल प्रॉब्लम इन इट्स जीएसटी कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, येट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्टेड टू कंपनसेट फॉर इट। मैनी स्टेट्स रूल्ड बाय ऑपोजिशन पार्टी had created a confrontational scenario with the central government कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से कहना था कि हाउ कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट गो बैक ऑन इट्स ओन प्रोमिसेस, बट निर्मला सीतारमन जी के अपने आर्ग्यूमेंट्स थे कि कोविड इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड एंड दैट इज़ वाई इन दिस पर्टिकुलर केस द कंपनसेशन कुड नॉट बी गिवन। तो दैट वी हैव सीन इन द क्लास। तो जीएसटी कंपनसेशन इशू को लेकर के कन्फ्रंटेशनल माहौल था, सीबीआई के रोल को लेकर के कन्फ्रंटेशनल माहौल है। यू सी, सीबीआई का किसी भी एक रेस्पेक्टिव स्टेट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब उस स्टेट की सरकार ने इसके लिए अप्रूवल दिया हो। इन जनरल ज़्यादातर स्टेट्स की सरकारें अप्रूवल दे देती हैं सीबीआई के फंक्शन के लिए, जनरल कंसेंट दे देती हैं सीबीआई के फंक्शन के लिए। लेकिन चूंकि सीबीआई का हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है फॉर विक्टिमाइजेशन ऑफ लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम अदर ऑपोजिशन एरियाज, ऐसा माना जा रहा है क्रिटिक्स का। दैट इज़ वाई अबाउट 7 to 8 स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, केरल एंड मिजोरम हैव विड्रॉन their general consent from CBI. That is another example of confrontation. I'm so sorry, confrontational भी कह सकते हैं या combative federalism कह सकते हैं। Withdrawal of general consent from CBI. दिल्ली सरकार का यूनियन गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन तो हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं, ये है करंट एग्जाम्पल। दिल्ली गवर्नमेंट कन्फ्रंटेशन या कॉम्बैटिव आइडिया अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट ओवर कंट्रोल ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूनिलैटरल रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर that was given to it under Article 370 of the Constitution. That also led to a lot of confrontation between the state government of Jammu and Kashmir and union government. Another example of combative federalism. एक इस तरीके का सवाल है, हाउ फार हैज़ कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्बैटिव फेडरलिज्म हैज शेप्ड नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, एक्सप्लेन विथ सम रिसेंट एग्जाम्पल। बेसिकली आपको ये तीनों तरह के फेडरलिज्म को डिफाइन कर देना है और एक दो एग्जाम्पल दे देने। मैंने यहाँ पे हिंट्स लिख करके दिया हुआ है, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको लगता है तो आप ये हिंट्स भी पढ़ सकते हैं इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट G7 मीट इन हिरोशिमा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए G7 कंट्री क्या है। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ को शॉर्ट में कहते हैं G7। ओरिजिनली ये था G8 जिसको 1975 में बनाया गया था एज इनफॉर्मल फोरम। इनफॉर्मल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका अपना कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन या हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है। सो दैट इज़ वाई इट्स एन इनफॉर्मल फोरम क्रिएटेड इन 1975। बाद में
It was created as G8. Later on, it became G7 because of expulsion of Russia after Russia's annexation of Crimea in 2014. तो ये क्रीमिया का क्या मामला है? देखिए, ये रसिया यूक्रेन की लड़ाई अभी भी चल रही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ था 2014 में, जब यूक्रेन का एक पेनिनसुला है, यहाँ पे आप देखिए, यूक्रेन का एक छोटा सा पेनिनसुला है क्रीमिया, जिसको फोर्सफुली रसिया ने एक्वायर कर लिया था 2014 में। उस टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हुए थे और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर रसिया को G8 से एक्सपेल कर दिया गया था और इसके बाद से जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्री है रिड्यूस होकर के हो गया G7 कंट्री। क्यों रसिया ने एक्वायर किया था क्रीमिया को? इसके पीछे रसिया की खुद की जस्टिफिकेशन है। रसिया का कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन क्रीमिया वेयर फ्रॉम रसियन एथनिसिटी एंड दैट इज़ वाई हमने क्रीमिया को अक्वायर किया। बट फैक्ट ये है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उनका ये मानना है कि इट वाज नॉट द रसियन पॉपुलेशन लिविंग इन क्रीमिया बिकेम बेसिस फॉर रसियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। द फैक्ट वाज टू, फर्स्ट तो क्रीमिया इज इंपॉर्टेंट इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, एंड सेकेंड द स्ट्रेटेजिक पोल ऑफ सेवास्तोपोल। ये क्रीमियन पेनिनसुला पे एक स्ट्रेटेजिक पोल है सेवास्तोपोल पोर्ट। दिस सेवास्तोपोल पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रसिया एक्सेसिबिलिटी टू मेडिटेरियन सी, क्योंकि सर्दी के दिनों में रसिया के जो नॉर्दर्न साइड के जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब फ्रीज हो जाते हैं। उस टाइम में सेवास्तोपोल पोर्ट ही ऑपरेट करता रहता और रसिया नहीं चाह रहा था कि ये क्रीमिया का ये जो सेवास्तोपोल पोर्ट है वो क्रीमिया के साथ रहे, क्योंकि क्रीमिया धीरे धीरे प्रो वेस्ट होता जा रहा था, प्रो नाटो होता जा रहा था। तो ऐसे हालात में रसिया कुड नॉट अफोर्ड टू लूज दिस सेवास्तोपोल पोर्ट टू क्रीमिया विच वॉज गेटिंग मोर एंड मोर क्लोज टू वेस्टर्न कंट्रीज, एंड दैट इज़ वाई रसिया डिसाइडेड टू अक्वायर दिस इंटायर क्रीमियम पेनिनसुला। तो दैट इज़ हाउ क्रीमियम पेनिनसुला अक्वायर किया रसिया ने, तो उसको साथ ही में ये सेवास्तोपोल पोर्ट भी मिल गया, एंड दिस इज़ हाउ नाउ इट इज़ हैविंग कंट्रोल ओवर दिस स्ट्रैटेजिक सेवास्टोपोल पोर्ट। तो ये हैं G7 कंट्रीज़, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। रसिया को मिला दिया जाए तो इट वॉज G8, बट आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ रसिया इट इज G7। इन G8 के अलावा दीज आर 12 कंट्री जो मिल करके बनाते हैं G20, जिसकी सबमिट इंडिया में चल रही है। उसमें से एक कंट्री ऑफ कोर्स हमारा देश इंडिया भी है। रिसेंट सबमिट ऑफ G7, मौजूदा 49 सबमिट ऑफ G7 चल रहा है हिरोशिमा जापान में। मज़े की बात यह है कि G7 का मेंबर इंडिया नहीं है, लेकिन पिछले 3 या 4 सालों से हर बार के G7 मीट में इंडिया को एक गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाता रहा है। और ये मौजूदा जो 49th एडिशन ऑफ G7 चल रहा है हिरोशिमा जापान में, उसमें भी इंडिया हैज़ बिन इनवाइटेड एज अ गेस्ट मेंबर अलॉन्ग विथ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। इसी आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी is in Japan to participate in G7 meet as a guest member। जो G7 मीट के पहले जो ग्रुप की मीट हुई है उसमें क्या क्या बातों पे फैसला हुआ है या क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। तो ये जो G7 मीट हो रहा है जापान के अंदर, इसका मेन फोकस है डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे, और यही कारण है कि जापान ने हिरोशिमा को चुना है एज अ होस्ट सिटी। तो द समिट रिलीज्ड अ पेपर ऑन डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, जिसका नाम दिया गया हिरोशिमा विजन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के $600 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रपोजल दिया गया, जिसका नाम है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। और ये जो PGII है दैट इज़ बेसिकली बीइंग सीन एज काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्लाइमेट चेंज को लेकर के G7 कंट्रीज ने कहा है कि ऑल द G7 कंट्रीज विल पीक बाय 2025 एंड दे विल बिकम नेट जीरो बाय 2050, यानी कि ओवरऑल उनका इमिशन जीरो हो जाएगा। जितना वो कार्बन इमिशन करेंगे इक्विवेलेंट अमाउंट का कार्बन वो एब्जॉर्ब भी करेंगे। सो इट विल बी नेट जीरो इमिशन बाय 2050 एज पर द G7 अनाउंसमेंट। और इसमें यह भी कहा गया कि दुनिया के बाकी देशों को वो कन्विंस करेंगे कि वो भी नेट जीरो अचीव करे बाय 2050। अब यहाँ पे इंडिया के लिए कैच है, हमें गेस्ट की तरह इन्होंने बुला तो लिया, लेकिन हमारा जो गोल है पंचामृत स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो है नेट जीरो बनना बाय 2070।
और ये हमें कन्विंस कर रहे हैं कि बिकम नेट जीरो बाय 2050। और दिक्कत क्या है, नेट जीरो बनने का मतलब है हमें कार्बन इमिशंस को कट डाउन करना होगा, और कार्बन इमिशंस को कट डाउन करने का मतलब है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना। दैट वुड बी रिस्की proposal for India to become net zero by 2050. And then de-risking of economies. So basically G7 directly or indirectly targets two countries, Russia and China. So it also says, G7 has said a paper released named de-risking economies, where it says कि economies should less depend on countries like China for their economic integration. Otherwise they are going to risk their economy beyond सेफ एक्सपोजर लिमिट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर बात की जाए एडिबल ऑयल की इंपोर्ट की, खाने पीने वाले जो ऑयल हैं उसके इंपोर्ट की, तो इंडिया हेवली डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स टू मीट इट्स डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। इनफैक्ट इंडिया मीट्स अबाउट 55 to 60% ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिमांड ऑफ एडिबल ऑयल थ्रू इम्पोर्ट। और जो मेनली जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो है सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम यूक्रेन, मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल, ब्राज़ील अर्जेंटीना से सोयाबीन ऑयल। जब से यूक्रेन का रसिया से वॉर चल रहा है तब से ये सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गया है, and that led to increase or spike in the price of palm oil coming from Malaysia, Indonesia, and spike in the soybean oil coming from Brazil and Argentina. बट न्यूज़ यही निकल कर के आ रही है कि अब धीरे धीरे प्राइस जो हैं वो फिर से स्टेबलाइज हो रहे हैं। यू सी, रसिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था उस टाइम द प्राइसेज हैड सोर्ड अप, बट नाउ प्राइसेज आर अगेन स्टेबलाइजिंग ऑफ दीज एडिबल ऑयल्स, जिसको मीट करने के लिए इंडिया मेनली इम्पोर्ट करता है। यहाँ पे आप डेटा देखिए किस किस तरीके का एग्रीकल्चरल इंपोर्ट इंडिया करता है। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल इंपोर्ट जो हम करते हैं वो है वेजिटेबल ऑयल, फॉलोड बाय फ्रेश फ्रूट्स एंड पल्सेस। तो वेजिटेबल ऑयल बाय फार मार्जिन इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाय इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बाइसेंचेनियल सेलिब्रेशन फॉर असम टी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। 21 मई यानी कि कल का दिन इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टी डे। इसके इंटरनेशनल टी बनने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे वो भी ज़रा देखते हैं। 2015 में FAO ने रेकमेंड किया था कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए। ये प्रपोजल जाकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 के नवंबर में माना, जिस कारण से 21 मई 2020 को पहला इंटरनेशनल टी डे मनाया गया 2020 को। इस हिसाब से 2023 का जो इंटरनेशनल टी डे है दैट इज़ 4th इंटरनेशनल टी डे। कल का दिन वॉज 4th इंटरनेशनल टी डे। और इंटरनेशनल टी डे के अवसर पे आसाम सरकार ने एक नया लोगो रिलीज़ किया है इस तरीके का। ये लोगो रीड करता है 200 ईयर ऑफ आसाम टी, क्योंकि इस साल हम लोग आसाम के अंदर आसाम टी के प्रोडक्शन के 200वें साल को भी मना रहे हैं। इसी आसाम टी की अगर बात की जाए तो इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% of overall tea production in India annually. This year we are celebrating 200th years of Assam tea. The first time Assam tea was discovered in the wild by Robert Bruce, a Scottish trader in 1823. तो जिसके 200 साल पूरे हो गए। That is why Assam tea is important for this year mains as well. तापी पाइपलाइन, इसमें कौन ऐसा मेंबर है जो तापी का तो मेंबर है लेकिन एससीओ का Which of the following members of SCO are participant of तापी प्रोजेक्ट? तो अब तापी में तुर्कमेनिस्तान है, SCO में तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज नन। SCO में सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।